हाय एवरीवन, हम दो रैंडम वेरिएबल्स की बात कर रहे थे और हमने ये देखा था कि दो रैंडम वेरिएबल्स में कैसे इंडिपेंडेंस क्या होती है, डीकोरिलेशन क्या होता है और ऑर्थो क्या होती है। एक्स वाई इक्वल्स एफ एक्स एक्स एफ वाई। वैसे तो ये सब आपने प्रोबेबिलिटी के कोर्स में भी किया होगा, बट ये सब अपने आप में इतना ज़रूरी है कि बेटर है कि मैं यहाँ भी इसे कर ही दूँ। और ये आप देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंस से डीकोरिलेशन पर वन वे एरो हो जाता है। मतलब अगर कोई दो रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं तो वो डीकोरिलेटेड होंगे, बट अगर वो डीकोरिलेटेड हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो दोनों रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होंगे। अब हमने जब एक रैंडम वेरिएबल की बात की थी तो फंक्शन की बात की थी, तो हमने कहा था कि अगर हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है x और उसका फंक्शन y इक्वल्स जी एक्स मैं लेता हूँ तो मैं उसका CDF और PDF भी निकाल सकता हूँ। ऐसे ही अगर पास दो रैंडम वेरिएबल्स x और y हैं और हम इनके फंक्शंस इक्वल्स जी एक्स वाई और w इक्वल्स एच एक्स वाई डिफाइन करते हैं, तब f इक्वल्स, ये मैं सीधा फार्मूला दे रहा हूँ, ये यहाँ पर मैं इस फार्मूला का डेरिवेशन नहीं कवर कर रहा। अगर आप इसका डेरिवेशन चाहते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी के कोर्स में आपको मिल जाएगा। जहाँ जे एक्स वाई जैकोबियन, जे डब्ल्यू जेड एक्स वाई जैकोबियन मैट्रिक्स कहलाता है, और डब्ल्यू जेड ये है। अब जैसे हमने कुछ खास रैंडम वेरिएबल्स एक रैंडम वेरिएबल के लिए डिफाइन किए थे, वैसे ही हम कुछ खास रैंडम वेरिएबल्स दो रैंडम वेरिएबल्स के लिए डिफाइन करेंगे, या सिर्फ एक ही करेंगे। टू वेरिएबल गॉसियन हम डिफाइन करेंगे, टू वेरिएबल गॉसियन, जो कि एफ एक्स वाई को हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स सिग्मा वाई 1 माइनस रो स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 1/2 1 माइनस रो स्क्वायर टाइम्स x by sigma x
प्लस वाई माइनस म्यू वाई बाई सिग्मा वाई माइनस 2 रो x माइनस म्यू एक्स वाई माइनस म्यू वाई बाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ये दो वेरिएबल्स के लिए गॉसियन है। नेचुरली ये देखने में थोड़ा अजीब लग सकता है, तो जब हम इसे आगे n वेरिएबल गॉसियन डिफाइन करेंगे तो हम इसकी बात करेंगे। यहाँ अगर मैं y पर इंटीग्रेट करूं, यानी कि ये करूं, तो मैं कुछ स्टेप्स स्किप कर कह सकता हूं मेरे पास आएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर मेरे पास आएगा ये, जो कि या यहाँ पर दोनों रैंडम वेरिएबल्स पीडीएफ के मार्जिनल पीडीएफ गॉसियन होंगे। यहाँ दोनों रैंडम वेरिएबल्स के मार्जिनल पीडीएफ गॉसियन होंगे। ये आप कर देख सकते हैं। इसी तरह से माइनस ये y का पीडीएफ होगा। नेचुरली मैं ये दिखा सकता हूँ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल्स डबल इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x y dy dx होगा म्यू एक्स, और इसी तरह से एक्सपेक्टेशन ऑफ y होगा y एफ एक्स वाई वेरिएंस ऑफ x होगा सिग्मा एक्स स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ y होगा सिग्मा वाई स्क्वायर। ये सब प्रोबेबिलिटी कोर्स, ये सब डेरिवेशंस प्रोबेबिलिटी कोर्स के लिए ज़रूरी हैं, इस कोर्स में ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो अपनी इच्छा से इन्हें कर सकते हैं। इस कोर्स में इन डेरिवेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये मान कर चल सकते हैं कि ये रिज़ल्ट सच हैं। अगर आप ये मानना नहीं चाहते हैं कि रिज़ल्ट सच हैं तो आप कर सकते हैं। आखिरी रिज़ल्ट जो है वो है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स एक्स वाई माइनस, और ये होगा रो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई होगा रो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई होगा रो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। अब यानी कि जो एक्स और वाई का कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा
होगा वो होगा कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई ऑफ एक्स वेरियंस ऑफ वाई, इनका ज्योमेट्रिक मीन, ये होगा रो। और आप ये देख सकते हैं कि ये -1 ये होगा। तो ये ऐसी फॉर्म लेगा कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। अब जो यहाँ दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि अगर रो ज़ीरो है, अगर रो ज़ीरो है तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई ज़ीरो है, मतलब एक्स और वाई अनकोरिलेटेड हैं, मतलब एक्स और वाई अनकोरिलेटेड हैं। अब इसका क्या, अगर हमने रो को ज़ीरो कर दिया तब मैं ये डरावना एक्सप्रेशन लेता हूँ, लासो, और मैंने ये एक्सप्रेशन लिया और इसे कॉपी किया और इसे यहाँ पेस्ट कर दिया इधर। तो अब मैं इसमें से क्या करूं, अब इसे देखने पर स्क्वायर, ऊपर भी स्क्वायर डालना था, इसे यहाँ स्क्वायर डाल देता हूँ। ये सो हाँ, तो यहाँ अगर मैं तो हाफ प्लस ये, मतलब अगर मैं अब इसे मैं लिख सकता हूं माइनस इस हाफ को अंदर ले जाने पर x माइनस म्यू बाई माइनस वाई माइनस म्यू वाई बाई रूट 2 सिग्मा वाई होल स्क्वायर। ये अब इसे मैं लिख सकता हूँ सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस म्यू वाई रूट 2 सिग्मा वाई होल स्क्वायर। ये तो ये हो गया एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई, मतलब अगर एक्स और वाई गाउसियन हैं, गाउसियन या नॉर्मल हैं और अनकोरिलेटेड हैं, तब x और y इंडिपेंडेंट
भी होंगे। अगर x और y गॉसियन हैं और x और y अनकोरिलेटेड हैं तब x और y इंडिपेंडेंट भी होंगे। तो ये दो रैंडम वेरिएबल्स के बारे में हमारा कुछ बेसिक आइडियाज़ थे। इससे पहले कि हम दो रैंडम वेरिएबल्स की इस डिस्कशन को ख़त्म करें, एक दो रैंडम वेरिएबल्स का और बेसिक आइडिया। मैंने दो रैंडम वेरिएबल्स को x और y इस तरह से देखा है कि x और y एक ऑर्डर्ड पेयर है, जहाँ ये ऑर्डर्ड पेयर x और y से R2 में एक मैप है। अब दो रैंडम वेरिएबल्स को देखने के दो तरीके हैं। एक, दो रैंडम वेरिएबल्स x और y, ये रैंडम वेरिएबल्स का एक ऑर्डर्ड पेयर है, और दो, ये सैंपल स्पेस से रियल प्लेन पर एक फंक्शन है। ये सैंपल स्पेस से रियल प्लेन पर एक फंक्शन है। तो दो रैंडम वेरिएबल्स की इन दो डेफिनेशंस को हम याद रखेंगे और आगे चलने पर ये डेफिनेशंस हमारे काम आएंगी। अब हम ये देखते हैं कि अगले लेक्चर की थोड़ी सी हिंट देते हुए हम ये देखते हैं कि रियल प्लेन को हम कुछ बदलाव करके, या जब हम, अगर मैं इसे ये भी कह सकता हूँ कि जब हम ये सब सीखना शुरू करते हैं तब हमारे लिए रियल प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन जैसे दिखते हैं, एक जैसे ही दिखते हैं, एटलीस्ट सतही तौर पर। अगर मैंने ये कहा कि रियल प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन एक ही हैं तो मेरे लिए और आप सबके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि रियल प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन एक नहीं होते। R2 और कॉम्प्लेक्स प्लेन एक नहीं हैं, अलग हैं। पर कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि रियल प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन एक जैसे होते हैं। तो इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे हम दो रैंडम वेरिएबल्स को सैंपल स्पेस से रियल प्लेन पर एक मैप मान सकते हैं, वैसे ही क्या हम सैंपल स्पेस से कॉम्प्लेक्स प्लेन पर कोई फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं क्या? वैसे ही हम सैंपल स्पेस से कॉम्प्लेक्स प्लेन पर कोई फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। मान लीजिए कि xy एक फंक्शन है सैंपल स्पेस से रियल प्लेन पर। मान लीजिए xy सैंपल स्पेस से रियल प्लेन पर एक फंक्शन है, यानी कि xy एक पेयर ऑफ वेरिएबल्स है। मैं यहाँ XY को रैंडम वेरिएबल्स का एक जोड़ा बोल सकता हूँ, पर वो सुनने में कुछ ठीक नहीं लगता, तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ XY एक पेयर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स है। तो अब अगर मैं z इक्वल्स x प्लस jy डिफाइन करूँ,
मैं अगर x इक्वल्स z इक्वल्स एक्स प्लस जे वाई डिफाइन करूँ, जहाँ जे जे को हम स्क्वायर रूट ऑफ -1 पहले डिफाइन कर चुके हैं, पर फिर भी जहाँ जे स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, तब मैं ये कह सकता हूँ कि z जो है वो इधर, या फिर यहाँ पर z कॉम्प्लेक्स प्लेन में होगा, या z सैम्पल स्पेस से कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक फंक्शन है। तो z को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रैंडम वेरिएबल, z को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रैंडम वेरिएबल। अब क्योंकि हमने z को डिफाइन कर लिया है एज अ रैंडम वेरिएबल, z की डेफिनेशन अंग्रेजी में लिखने की कोशिश करूँ तो z सैम्पल स्पेस से कॉम्प्लेक्स प्लेन पर एक मैप है। z सैम्पल स्पेस से कॉम्प्लेक्स प्लेन पर एक मैप है। अब तो अगर मैं z को डिफाइन कर सकता हूँ, z का CDF PDF ये सब भी होगा, तो मैं z का CDF डिफाइन करता हूँ। तो एक कॉम्प्लेक्स रैंडम वेरिएबल z के लिए CDF होता है। अब याद रखिए कि कॉम्प्लेक्स रैंडम वेरिएबल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पहली बार पढ़े थे, तब हमने ये देखा है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इनइक्वालिटीज़ डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब कि हम ये नहीं कह सकते कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किसी से बड़ा है या किसी से छोटा है, पर CDF की डेफिनेशन ही ये है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर किसी दूसरे नंबर से बड़ा है या छोटा है। तो अब हम CDF को कैसे डिफाइन करेंगे? इसका जवाब है कि हम कॉम्प्लेक्स रैंडम वेरिएबल्स के लिए CDF की डेफिनेशन ऐसे देते हैं कि ये है कॉम्प्लेक्स z डमी वेरिएबल z पर ये होगा probability that real part of z is less than part of z or imaginary part of z is less than or equal to part of z। ये इस कॉम्प्लेक्स रैंडम वेरिएबल की CDF की डेफिनेशन है। नेचुरली इसका PDF होगा, अब यहाँ एक पेज है, del by del z equals x माइनस, ये आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर z से डिफ्रेंशिएट करूँगा, वो डिफ्रेंशिएशन कुछ ऐसी दिखेगी, या पर यहाँ पर हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, पर जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो डिफ्रेंशिएशन आपको कुछ ऐसी दिखेगी। तो होगा ये। अब z इक्वल्स एक्स प्लस जे वाई कार्टेशियन x और z इक्वल्स एक्स प्लस जे वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में है। पर आप कॉम्प्लेक्स प्लेन और 2 डायमेंशनल रियल प्लेन में सबसे बड़ा डिफरेंस ही यही है कि आप कॉम्प्लेक्स प्लेन को न सिर्फ वैसे 2 डायमेंशनल रियल प्लेन को भी पोलर कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आप ये पिछला सेंटेंस काट दीजिए। तो
z इक्वल्स एक्स प्लस जे वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, जहाँ पर मैं किसी भी पॉइंट की लोकेशन एक्स वाई इन दो पॉइंट्स से निकालता हूँ, पर मैं ये जानता हूँ कि मैं थीटा और आर, पर मैं इसे पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी लिख सकता हूँ, जो होगा आर ई पावर जे थीटा। मैं इसे पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी लिख सकता हूँ, जो कि इस तरह से लिखा जाएगा आर ई पावर जे थीटा, जहाँ आर होगा स्क्वायर रूट ऑफ प्लस वाई स्क्वायर और थीटा होगा tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ आर इक्वल्स एक्स इक्वल्स आर कॉस थीटा और y इक्वल्स आर साइन थीटा। तो कॉम्प्लेक्स रैंडम वेरिएबल्स को देखने के मेरे पास दो तरीके हैं। अब जैसे मैंने CDF और PDF डिफाइन किया, वैसे ही एक्सपेक्टेशन ऑफ z इक्वल्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस जे। एक्सपेक्टेशन एक लीनियर ऑपरेशन है। अब मैं वेरिएंस ऑफ z डिफाइन करने के लिए लिखता हूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ z, जो कि एक तरह से स्टैंडर्ड ऑपरेशन है। अब वेरिएंस ऑफ z की ये डेफिनेशन में थोड़ा सा पेंच है जो मैं बताऊंगा। मान लीजिए कि z एक जीरो मीन वेरिएबल है। मान लीजिए कि z एक जीरो मीन रैंडम वेरिएबल है, मतलब z इक्वल जीरो, मतलब कि एक्सपेक्टेशन ऑफ z इक्वल जीरो। ठीक है। अब वेरिएंस ऑफ z हुआ एक्सपेक्टेशन ऑफ z स्क्वायर। ठीक है, इसे मैं लिख सकता हूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस जे वाई होल स्क्वायर। ये हुआ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2j एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2j एक्स वाई। अब मान लीजिए कि अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ x एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर बराबर हैं, तब वेरिएंस ऑफ z क्या होगी? वेरिएंस ऑफ z होगी 2j कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। तब वेरिएंस ऑफ z होगी कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। और अगर x और y अनकोरिलेटेड हैं, पर x, क्योंकि ये बोलना ज़रूरी है कि x और y दोनों ज़ीरो मीन होंगे, तो इसके ज़ीरो को इन अनकोरिलेटेड होने पर तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई ज़ीरो
क्योंकि z 0 है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल्स एक्सपेक्टेशन ऑफ y इक्वल्स 0। तो x और y दोनों अनकोरिलेटेड होंगे, तो वेरिएंस ऑफ z होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, जो कि वेरिएंस ऑफ x माइनस वेरिएंस ऑफ y। अब मान लीजिए कि अगर वेरिएंस ऑफ y वेरिएंस ऑफ x से बड़ी है, तब वेरिएंस ऑफ z वेरिएंस ऑफ z नेगेटिव होगी। वेरिएंस ऑफ z, अब हमने दो केसेस देखे जहां वेरिएंस ऑफ z नेगेटिव भी हो सकती है और वेरिएंस ऑफ z इमेजिनरी भी हो सकती है, पर वेरिएंस एक रैंडम वेरिएबल का उसके मीन के आसपास का फैलाव इंग्लिश में लिखना प्रॉब्लमैटिक होगा। या वेरिएंस ये बताती है कि एक रैंडम वेरिएबल अपने मीन के आसपास किस तरह से फैला है। वेरिएंस ये बताती है कि एक रैंडम वेरिएबल अपने मीन के आसपास किस तरह से फैला है। ये एक रैंडम वेरिएबल का फैलाव है। अब या वेरिएंस एक तरह से उस रैंडम वेरिएबल का फैलाव है। अब सवाल ये है कि क्या ये फैलाव इमेजिनरी है? क्या ये फैलाव इमेजिनरी हो सकता है? क्या ये फैलाव नेगेटिव? क्या ये फैलाव इमेजिनरी हो सकता है? क्या ये फैलाव नेगेटिव हो सकता है? दोनों का जवाब है नहीं। नहीं, ना तो ये फैलाव इमेजिनरी हो सकता है, ना ये फैलाव नेगेटिव हो सकता है। मतलब हम कहीं तो गलती कर रहे हैं। वो क्या है? आपने, क्योंकि ये कोर्स अगेन प्रोबेबिलिटी का कोर्स नहीं है, कम्युनिकेशन का कोर्स है, और आपने इलेक्ट्रिक सर्किट्स का कोर्स किया ही होगा, तो जब हम पावर की बात करते हैं तो पावर को, कॉम्प्लेक्स करंट के केस में पावर को ऐसे लिखते हैं। वैसे ही कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के लिए हम वेरिएंस को लिखते हैं वेरिएंस ऑफ z इक्वल्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z माइनस ये z माइनस z कॉन्जुगेट, यहाँ ऊपर एक कॉन्जुगेट लगाकर ऐसे। अब मैं इसे खोलता हूँ तो मेरे पास क्या आता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z कॉन्जुगेट माइनस z माइनस z माइनस z कॉन्जुगेट। ये हमारे पास
ये आएगा, मतलब ये होगा ये। इसे मैं लिखूंगा z² माइनस ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ z² माइनस द, सो इसे मैं अंग्रेजी में लिखता हूं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द स्क्वेयर्ड magnitude of z minus the squared magnitude of expected value of z। और आप ये देखेंगे ये हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, होगा x² प्लस y² और हुआ वैसे ही तो ये होगा प्लस वेरिएंस ऑफ y प्लस वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। सो यहाँ पर हमने एक कहा है कि किसी कॉम्प्लेक्स रैंडम वेरिएबल की वेरिएंस ऑफ x और वेरिएंस ऑफ y के सम के बराबर होगी, उनके जोड़ के बराबर होगी, और वो हमेशा यही होगी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक और होगा जो कि z के फैलाव को रिप्रेजेंट और क्योंकि हमने कहा था कि z का फैलाव होता है और क्योंकि एक तरह से वेरिएंस फैलाव है तो z का फैलाव, x का फैलाव प्लस y का फैलाव, या कॉम्प्लेक्स रैंडम वेरिएबल का फैलाव मतलब उसके रियल पार्ट का फैलाव और इमेजिनरी पार्ट का फैलाव, जो कि एक तरह से सुनने में ठीक लगता है। तो अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स गॉसियन की, क्योंकि कॉम्प्लेक्स गॉसियन हमारे बहुत काम आने वाला है। हमने कहा था कि y रो स्क्वायर
और यहाँ इसे मैं लिख सकता हूँ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई माइनस रो स्क्वायर रियल पार्ट ऑफ एक्स और वाई छोटे ही होंगे। मान लीजिए, पहले ये मानना आसान रहेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ तो एफ सेट होगा रो स्क्वायर रियल पार्ट ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ म्यू z बाय plus part of z minus imaginary part of z by y minus 2 rho real part of z एक्स और वाई छोटे होंगे, सॉरी इसे ठीक कर लीजिएगा, माइनस पार्ट ऑफ माइनस बाय ये। अब अगर x और y अनकोरिलेटेड हों और सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल सिग्मा वाई स्क्वायर इक्वल सिग्मा जेड स्क्वायर बाई 2, क्योंकि सिग्मा एक्स सिग्मा जेड या कॉम्प्लेक्स रैंडम वेरिएबल की वेरिएंस उन दोनों की वेरिएंसेस का सम होगा। अगर ये हो तो z ऑफ z हुआ पाई सिग्मा जेड स्क्वायर, मतलब कि रो इक्वल 0 माइनस 1/2 रियल पार्ट ऑफ z minus real part of mu x by sigma z square by 2 plus a part of z part of z minus mu z by sigma z square। ये एक कॉम्प्लेक्स गॉसियन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है जिसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इंडिपेंडेंट हैं और उनकी वेरिएंसेस बराबर हैं, यानी कि तो ऐसे कॉम्प्लेक्स गॉसियन रैंडम वेरिएबल को बोलते हैं सर्कुलरली
सिमेट्रिक कॉम्प्लेक्स गॉसियन रैंडम वेरिएबल। और ये आप देख सकते हैं कि इसके पीडीएफ की कांस्टेंट वैल्यू, इसके पीडीएफ की कांस्टेंट वैल्यू कॉम्प्लेक्स प्लेन पर एक सर्कल बनाएगी। आप ये देख सकते हैं कि सर्कुलरली सिमेट्रिक कॉम्प्लेक्स गॉसियन रैंडम वेरिएबल के पीडीएफ की कांस्टेंट वैल्यू कॉम्प्लेक्स प्लेन पर एक सर्कल बनाएगी। और ऐसे ही दो रैंडम वेरिएबल्स जो इंडिपेंडेंट हों और जिनके पीडीएफ एक जैसे हों, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी IID, IID कहलाते हैं। तो ऐसे रैंडम वेरिएबल्स को हम IID रैंडम वेरिएबल्स कहते हैं। तो अभी इतना ही, हमने दो रैंडम वेरिएबल्स की बात कर ली है। अब अगली बार हम इन दो रैंडम वेरिएबल्स की कहानी को n रैंडम वेरिएबल्स तक ले जाएंगे। धन्यवाद।